चैप्टर सी। इसके अंतर्गत क्योंकि अब तक हम समन और वारंट से संबंधित प्रोविजन देखते आ रहे हैं कि किसी व्यक्तियों को और वस्तुओं को न्यायालय में किस प्रकार से उपस्थित किया जा सकता है। न्यायालय की और पुलिस प्रशासन की साधारण शक्तियों के बारे में भी हमने देखा। आज इस चैप्टर के अंतर्गत हम देखेंगे कि तलाशी के संबंध में और साधारण उपकरण कौन कौन से सीआरपीसी के अंतर्गत दिए गए हैं। तो ये 3 धाराओं में 99, 100 और 101, 99, 100 और 101 में कुछ जनरल प्रोविजंस प्रेस्क्राइब किए गए हैं भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत तलाशी के बारे में एक पुलिस अधिकारी को कौन सी शक्तियां डिलीवर की जाती है, आम नागरिक से हम क्या अपेक्षा करते हैं, या अगर किसी वस्तु की बरामदगी की गई है तो उसके बारे में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, अगर बरामदगी की गई है तो उसको उसकी सूची उपलब्ध करवाना, और जो वस्तु या कोई दस्तावेज जिस व्यक्ति के कब्जे से बरामद किया गया है, यदि न्यायालय उससे ये अपेक्षा करे कि उसको न्यायालय में साक्ष्य के उद्देश्य से उपस्थित होना है तो उसे उपस्थित होना होगा, अन्यथा ये माना जाएगा कि उसने कोई इस प्रकार के दस्तावेजों को छुपाने या आईपीसी के अंतर्गत इस प्रकार के वस्तुओं को छिन्न भिन्न करने के अपराध में दोषी समझा जा सकता है। तो शुरू करते हैं हम सेक्शन 99 से। सिंपली सेक्शन 99 जो हमें कहती है सीआरपीसी की, वो तलाशी वारंटों का निर्देशन आदि है। चूंकि हम तलाशी वारंट के संबंध में प्रोविजन पहले ही देख चुके हैं और इन धाराओं के अंतर्गत इनको कोरिलेट किया गया है वेरियस सेक्शंस को कि तलाशी वारंट के अंतर्गत कब ये प्रोविजन लागू होंगे और कब लागू नहीं होंगे। तो सेक्शन 38, 70, 72, 74, 78 और 79 के जो प्रोविजंस हैं, जो हमने पिछले चैप्टर्स के अंतर्गत वारंट के संबंध में देखे हैं, उनको ठीक उसी प्रकार से माना जाएगा तलाशी वारंट के संदर्भ में, जैसा कि 93, 94, 95 और 97 के प्रोविजन कहते हैं। इट मीन्स कि ये प्रोविजंस एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हुए और किसी भी व्यक्ति को तलाशी वारंट के संबंध में लागू होंगे। ये जो तलाशी के बारे में हमने पहले जो सारे प्रोविजंस देखे उसमें कि किस प्रकार से तलाशी ली जाएगी, किस प्रकार से वो सहयोग करेगा, नहीं करेगा तो क्या कार्रवाई की जा सकेगी, या अड़ोस पड़ोस के व्यक्तियों से कब सहायता ली जा सकेगी, ये सारी चीजें। तो सेक्शन 99 जो हमें तलाशी वारंट के निर्देशन के बारे में कहती है, इन धाराओं के अंतर्गत यानी 93, 94, 95 और 97 के अंतर्गत ये जो धाराएं अभी हमने पिछले कुछ चैप्टर्स के अंतर्गत पढ़ी है, इनके अंतर्गत लागू होगी और ये एक दूसरे पे ओवरलैप करने वाली नहीं होगी। इसका तात्पर्य सीधा सीधा ये हुआ कि कोई भी जब पुलिस या प्रशासन का अधिकारी तलाशी वारंट लेकर के तलाशी लेने जाता है तो उसके संबंध में यही प्रावधान लागू होंगे और एक दूसरे को क्लैश करने वाले नहीं होंगे। कुल मिलाकर के हम इन धाराओं के माध्यम से ये समझ सकते हैं कि जब भी न्यायालय को आवश्यकता हो या प्रशासन को आवश्यकता हो, कल के चैप्टर में जैसा कि हमने देखा था कि कहीं भी इस प्रकार का संदेह हो, आशंका हो कि किसी स्थान विशेष पे या किसी व्यक्ति विशेष के कब्जे में कोई चुराई हुई वस्तु है या कोई कूटकृत्य दस्तावेज है, कल जैसे हमने देखा था, उनकी बरामदगी करना और उनको न्यायालय के समक्ष उपस्थित करवाना से संबंधित प्रोविजंस हैं। अब अगर हम आगे बढ़े सेक्शन 100 की तरफ, तो बंद स्थान के बाहर साधक व्यक्ति तलाशी जो है वो लेने देंगे। अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ राजस्थान में भी आप लोगों ने देखा होगा आनंदपाल का केस हुआ, और दूसरे भी बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं कि कल मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो भी व्यक्ति जैसे थेफ्ट करता है या कोई भी ऑफेंस करता है तो वो वस्तुओं को छिन्न भिन्न करने का प्रयास करेगा, उसको छुपाने का प्रयास करेगा, खुद भाग जाने का प्रयास करेगा। और कई बार क्या होता है, व्यक्ति जो वो वस्तु को छुपा करके और ताला लगा करके चला जाता है। अभी हाल ही में जैसे दिल्ली में हुआ कि दिल्ली के एक घर में जो है वो कितनी ही आर्म्स एंड एम्युनिशंस बरामद हुए दिल्ली पुलिस को, लेकिन चूंकि जो क्रिमिनल्स थे जिन्होंने इस प्रकार के अवैध हथियार इकट्ठा किए हुए थे, वो उनको भनक लग गई कि कभी पुलिस आ सकती है, तो उस घर के ताला लगा करके भाग के चले गए। तो ऐसी स्थिति में पुलिस को ये शक्तियां प्रोवाइड करवाती है ये सेक्शन कि ऐसे
जो बंद स्थान है उसको खोल लिया जाए, उसका दरवाज़ा तोड़ लिया जाए। दिल्ली वाले केस में गोलियों से तालों को तोड़ना पड़ा था, बंदूक की गोलियों से तालों को तोड़ के फिर अंदर घुसे, तो पता चला कि एक बहुत बड़ा हथियारों का असला जो वो उन्होंने इकट्ठा कर रखा था किसी बड़ी आपराधिक गतिविधि। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि पुलिस को संदेह हुआ, मुखबिरों के माध्यम से इत्तला मिली कि यहाँ हथियार इकट्ठे किए जा रहे हैं। अगर समय पर बरामद नहीं किए जाते तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसलिए पुलिस प्रशासन को सेक्शन 100 जो है वो बंद स्थान में तलाशी के लिए प्रोविजन करती है कि अगर जहाँ बंद स्थान है और इसकी चाबी किसी व्यक्ति विशेष के पास है तो पुलिस उसको बाउंड कर सकेगी, वो तलाशी लेने दे, क्योंकि तलाशी वारंट तो पहले ही जारी किया जा चुका है विभिन्न धाराओं में। और जब तलाशी वारंट लेकर के पुलिस वहाँ पहुँचती है तो किसी व्यक्ति विशेष के पास अगर उसका जो भार साधक व्यक्ति बताया गया है कि जिसके भी चार्ज में, जिसके भी नियंत्रण में वो स्थान हो और जहाँ से उनको वस्तुओं के बारे में या व्यक्तियों की तलाशी लेनी हो, वहाँ वो व्यक्ति पुलिस और प्रशासन को सहयोग करेगा, और अगर नहीं करेगा तो पुलिस वहाँ अपने तरीके से उसकी तलाशी लेने में समर्थ है। तो इस प्रकार से दूसरा क्या है, देखिए इसमें सेक्शन 100 हमें और अधिक वाइड प्रोविजंस भी बताती है। पुलिस जारी किए गए वारंट के स्थान पर पहुंचेगी, यानी जहां की संभावना है कि इस प्रकार के दस्तावेज या वस्तुएं छुपाई हुई है तो उस स्थान पर पुलिस पहुंचेगी, वहां देखेगी। जैसे मैंने बताया कि अगर लोग है पहले आस पड़ोस के लोगों से पता करेंगी कि जिस व्यक्ति के पास इसका चार्ज है, जो भार साधक व्यक्ति है, वो आसपास है क्या, अगर होगा तो उसको बुलाया जाएगा, दरवाजे को खुलवाया जाएगा, नहीं तो पुलिस उसको तोड़ेगी। आसपास के लोगों की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रहती है, हम जानते हैं, क्योंकि पुलिस जब भी इसकी तलाशी लेगी अकेली नहीं लेगी, किन्हीं लोगों के समक्ष लेगी। जो भी वस्तुएं बरामद की है उन बरामद की हुई वस्तुओं की एक सूची बनाएगी, और अगर वहाँ भार साधक व्यक्ति उपस्थित है तो उस सूची की एक प्रतिलिपि उसको देगी कि जो भी वस्तुएं पुलिस ने बरामद की वो क्या करेगी, अल्टीमेटली क्या करेगी, वो कोर्ट में प्रस्तुत करेगी। इसलिए वो सूची 3 प्रतियों में बनेगी, एक पुलिस स्वयं रखेगी, एक भार साधक व्यक्ति को देगी और एक न्यायालय में उसकी लिस्ट जो है वो प्रस्तुत करेगी। इसके अतिरिक्त जो जनरल प्रोविजंस हमारे इंडियन पेनल कोड के और सीआरपीसी के, वो तलाशी के संबंध में लागू होंगे। अगर किसी महिला की तलाशी लेनी है तो किसी महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही तलाशी ली जाएगी। अगर महिला पुलिस अधिकारी वहाँ उपलब्ध नहीं है, सारी पुलिस अधिकारी मेल है, तो ऐसी स्थिति में आसपास से किसी महिला को बुला करके उसकी तलाशी ली जाएगी। सामान्यतः सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले के जो प्रावधान पहले से ही हम पढ़ चुके हैं वो भी यहाँ लागू होंगे। तो तलाशी वारंट के संबंध में जो सामान्य, क्योंकि हम ये चैप्टर है वो साधारण उपबंधों का ही देख रहे हैं, इसलिए वो जो पहले के साधारण उपबंध हम देख चुके हैं वो प्रोविजंस यहाँ पहले से ही लागू होंगे और पुलिस उनको तोड़ नहीं सकती ऐसे नियमों को। ठीक है, चाहे कितनी भी गंभीर प्रक्रिया हो, लेकिन जो नॉर्म्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नए नए जजमेंट्स में बार बार दिए जाते हैं, चाहे वो महिलाओं के संबंध में हो। यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर कोई पर्दानशी महिला है, किसी ऐसे स्थान पर है, वो कहीं से बाहर नहीं निकलती है, तो उसकी तलाशी जो है वो उसकी पारिवारिक परंपराओं के अनुरूप ली जा सकेगी, है ना। जैसे पर्दानशी यानी घूंघट में रहती है महिलाएं, अंदर रहती है, कुछ महिलाएं घर के बाहर नहीं निकलती। कुछ ट्रेडिशंस ऐसे है, जैसे किसी परिवार में अगर कोई शौक की अवधि चल रही है, कोई डेथ हो चुकी है तो 1.25 महीने तक 2 महीने तक वो बाहर नहीं निकलती है, तो उन सारी परंपराओं को ध्यान में रखते हुए वो तलाशी की प्रक्रिया जो वो संपन्न की जाएगी साधारण उपबंधों के अंतर्गत। और ये इस चैप्टर सी की जो लास्ट सेक्शन है 101, ये हमें कहती है कि अधिकारिता की परितलाशी में पाई गई चीजों का व्यय। कई बार क्या होता है, जैसे हमने पहले भी देखा कि पुलिस के द्वारा इस प्रकार का संदेह हो कि अमुक व्यक्ति वही है जिसको पुलिस गिरफ्तार कर रही है, जबकि व्यक्ति कौन निकलता है, दूसरा निकलता है, तो पुलिस क्या करेगी, उसको रिहा कर देगी पूछताछ के पश्चात। ठीक इसी प्रकार से तलाशी वारंट के दौरान अगर पुलिस किसी स्थान पे गई है और वहां से कुछ वस्तुएं या दस्तावेज बरामद करके लाई, जबकि वो दस्तावेज या बरामद न्यायिक कार्यों के लिए उपयोगी नहीं थे और उनको बरामद नहीं करना चाहिए था, तो ऐसी स्थिति में अगर सही स्थिति में है वो वस्तुएं, तो उन वस्तुओं को संबंधित व्यक्ति को लौटा दिया जाएगा। या अगर व्ययन करने वाली है, मान लीजिए ओपियम बरामद हुई या कोई दूसरी चीजें बरामद हुई, इसमें जो ज्यूरिसडिक्शन की बात कही गई है वो ज्यूरिसडिक्शन जैसे
एक डिस्ट्रिक्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट की परिसीमाओं में जाकर के भी वस्तुएं बरामद कर ली जाती है, तो वो भी आउट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन हो गया। ऐसी वस्तुएं कोर्ट जैसा समझे, यहाँ डिस्क्रिशन है, न्यायालय का विवेक है कि आउट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन अगर कोई इस प्रकार की वस्तुओं की बरामदगी प्रशासन ने की है और वो न्यायालय के समक्ष अगर प्रस्तुत की गई है, तो ऐसी वस्तुओं का व्ययन न्यायालय के निर्देशन में किया जाएगा, उनको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। कुछ वस्तुएं ऐसी है या कुछ दस्तावेज ऐसे हैं जिनको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता और वापस भी नहीं भेजा जा सकता, तो उनको एक उचित अधिकारी के देखरेख में उसको जलाने का, गाड़ने का या व्ययित करने का रास्ता जो वो निकाला जाएगा। तो यहाँ कोर्ट को जो वो इस प्रकार की शक्तियाँ प्रदत्त की गई है कि वो इन साधारण बंदों के अंतर्गत जो वो पुलिस अधिकारियों को निर्देशित कर सकती है। तो ये एक छोटा सा चैप्टर उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। कमेंट जरूर करें इनबॉक्स में। थैंक यू।